हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आपका खुद का चैनल है। तो बात करते हैं हम जापान की। तो देखिए, आपने न्यूज़ तो सुनी होगी, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने भी इसको ब्रेक किया है कि जापान लोगों को इनकरेज कर रहा है कि आओ शराब पियो और हमारी इकोनॉमी को बढ़ाओ। तो देखिए, शराब एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है ये, और दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है आफ्टर हेरोइन। तो लेकिन जापान की सरकार इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, लोगों को इनकरेज कर रही है कि आओ और पियो और सरकार की इकोनॉमी को बढ़ाओ। लेकिन जापान की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हालांकि देखा जाए तो जापान की सरकार ने जिस तरह से ये डिसीज़न लिया है उससे पूरी दुनिया चौंक गई है, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ हम शराब को बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जापान की सरकार उसको इनकरेज कर रही है। लेकिन अब देख लेते हैं कि सरकार के इस फैसले से सोसाइटी इसको किस तरह से लेती है। लेकिन सोसाइटी भी वहाँ की इसकी पॉजिटिविटी नहीं ले रही है, क्योंकि देखा जाए तो समाज में ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो इस तरह से जो जापान की जो सरकार है उसके डिसीज़न को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है जापान में, और इसके खिलाफ़ शायद कैंपेन भी चल रहा होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि जापान की सरकार ने ऐसा स्टेप्स क्यों लिया है, इतना बोल्ड स्टेप्स के दुनिया पूरी चौंक गई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो बिजनेस इंसाइडर, जापान इज इनकरेजिंग यंग पीपल टू ड्रिंक मोर अल्कोहल टू हैव बूस्ट इट्स इकोनॉमी। यानी कि जापान यहाँ पर लोगों को, जो यंग पीपल है उनको इंकरेज कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल को पिएं और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करें। 18 अगस्त का आर्टिकल है ये। और इसी तरह से ये बीबीसी का आर्टिकल है, जापान अर्जेस यंग पीपल टू ड्रिंक मोर टू बूस्ट इकोनॉमी। तो इसी तरह से जो है बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इस खबर को कवर किया है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जापान की सरकार ने यहाँ पर बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसके तहत जो 20 से लेकर 39 साल के लोग हैं उन्हें इंकरेज किया जा सके कि वो सामने आए, नए नए आइडिया को लाएं, ताकि जापान में शराब की जो सेल्स है उन्हें बढ़ाया जा सके। और जापान ने पूरी दुनिया को ये कहकर चौंका दिया है कि जापान की इकोनॉमी गिर रही है, और इसको बचाने के लिए जापान की सरकार ने लोगों से कहा है कि जमकर शराब पियो और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाओ। और इस फैसले को लेकर जापान में काफ़ी विरोध भी शुरू हो गया है कि सरकार अपनी जेबें भरने के लिए लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के हेल्थ से खिलवाड़ कर रही है। लेकिन जापान की सरकार ने यहाँ पर लोगों से अपील कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शराब पियो और सरकार का रेवेन्यू बढ़ाओ। अब अगर देखो तो दुनिया में बहुत सारे देश है जहाँ की सरकारें अल्कोहल बेचकर टैक्स कमाती है, और बहुत सी देश की सरकारें तो सिर्फ इसलिए सस्टेन कर पा रही है कि उनके पास अल्कोहल को बेचकर काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अब देख लेते हैं कि दुनिया भर में कौन कौन से देश कितनी कमाई करते हैं अल्कोहल बेचकर। तो देखिए, ये है वो डेटा जिसमें बताया गया है कि कौन सा देश कितना टैक्स कलेक्ट करता है अल्कोहल बेचकर। ये सारा डेटा मिलियन डॉलर में है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2019 का ये डेटा है, और इसके हिसाब से अमेरिका शराब बेचने में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है। ये है 251 बिलियन डॉलर। और यही अगर हम जापान और भारत की तुलना करें तो जापान की जनसंख्या लगभग 12.5 करोड़ है और भारत की 135 करोड़ के आसपास है। लेकिन अल्कोहल पर टैक्स जापान ज़्यादा वसूलता है, जो है लगभग 81 बिलियन डॉलर, और भारत का है 48 बिलियन डॉलर। तो इसका मतलब ये है कि या तो जापान में शराब ज़्यादा पी जाती है जिससे सरकार को टैक्स मिलता है, या फिर जापान में टैक्स का जो रेट है अल्कोहल को बेचने पर वो ज़्यादा है, जिससे कि उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। हालांकि देखा जाए तो है तो ये गलत ही तरीका है, लेकिन सरकार इससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूलती है। लेकिन आप इस डेटा में रूस और चीन के जैसे देशों का डेटा ज़्यादा सीरियस मत लो, क्योंकि ये देश कभी भी अपना डेटा दुनिया के सामने सही से नहीं रखते हैं, और वो ज़्यादा रिलायबल भी नहीं होता है। मुस्लिम देशों में शराब ना के बराबर बिकती है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक कारण होते हैं कि शराब हराम होती है और शराब पीना ये मना है, ये तो वहाँ पर ज़्यादा पी नहीं जाती है। और बहुत सारे मुस्लिम देशों ने तो बैन भी कर रखी है, जैसे कि सऊदी अरब। और अल्कोहल के सेल्स में भारत को भी बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है, और ये एक रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भारत के लिए। आपने देखा होगा कि देश भर में शराब के ठेके होते हैं, जिसमें सरकारी ठेके भी होते हैं और प्राइवेट ठेके भी होते हैं। और इसके अलावा बार में भी आपको शराब मिलती है, जैसे कि गोवा वगैरह जाओगे तो वहाँ पे बार में भी आपको शराब मिल जाएगी। और ये सब सरकार को टैक्स पे करते हैं, जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब भारत में भी स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि स्टेट्स में क्या होता है। तो देखिए, ये है भारत में, जहाँ पर ये देखा गया है कि कौन कौन से राज्यों में शराब बिकती है या नहीं बिकती है, इसकी लीगल एज क्या है। तो देश भर में 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शराब नहीं बिकती है, जहाँ पर बैन लगा है। गुजरात में सबसे पहले बैन लगा था 1960 में, शराब बेचना पूरी तरह से इलीगल था। उसके बाद लगा नागालैंड में,
1989 में यहाँ पर बैन लग गया था, फिर लगा बिहार में 2016 में, फिर मिज़ोरम में लगा 2019 में। तो ये 4 राज्य है जहाँ पर शराब पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा जो कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा और सिक्किम राज्य है, यहाँ पर लीगल एज जो है शराब पीने की वो 18 साल है। और बहुत सारे राज्यों की जो है 21 साल है। और इसके अलावा केरल में 23 साल का से ऊपर का ही जो आदमी होगा वो ही पी सकता है। और इसके अलावा जो हरियाणा और पंजाब है वहाँ पर 25 साल लीगल एज है। और इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 21 साल का जो आदमी होगा, 21 साल से ऊपर का जो आदमी होगा वो बियर के लिए लीगल है, और 25 साल से ऊपर का जो भी आदमी होगा वो सारी शराब के लिए लीगल होगा। तो ये है यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर टैक्स भी वसूल किया जाता है। जहाँ पर शराब बैन है वहाँ पर तो टैक्स बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन जहाँ पर शराब लीगल है वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स है ये। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस कौन सा है, तो हमारे सामने कई स्टडीज़ में ये बात सामने निकल कर आई है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है वो हेरोइन के बाद अल्कोहल दूसरे नंबर पर है। यानी कि ये इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है कि एक बार किसी को शराब की लत लग गई जल्दी से नहीं छूटती है, और जिसको अल्कोहल की लत लग जाती है वो कहीं से भी करके शराब का इस्तेमाल करेगा, जुगाड़ करेगा, और इसका कितना भी टैक्स लगा दो खरीद कर ज़रूर पिएगा जो भी शराबी होगा। तो देखा जाए तो टैक्स कलेक्शन का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी अपनी कमाई के सोर्स को नहीं खोना चाहती है। तो भारत में यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर शराब बिकती है वहाँ पर अल्कोहल पर सरकार हाई टैक्स चार्ज करती है, और यही वजह है कि राज्य सरकारें भी धड़ाधड़ टैक्स लगा रही है अल्कोहल की बिक्री पर, और बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है बेचकर। और अगर हम बात करें कि अल्कोहल किसी स्टेट के टोटल रेवेन्यू का कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में यूपी का टोटल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 22% सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की बिक्री से आता है। यानी कि अगर राज्य सरकार के पास 100 रुपये टैक्स कलेक्शन से आ रहे हैं तो उसमें से 22 रुपये तो सिर्फ शराब बेच कर ही आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो शराब है वो रेवेन्यू का कितना बड़ा सोर्स होगा। और कर्नाटक भी दूसरे नंबर पर है, और टोटल रेवेन्यू का 20.6% अल्कोहल से आता है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 20% के आसपास रेवेन्यू सिर्फ अल्कोहल से आता है, और ये डेटा 2019 का है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, क्योंकि ये हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, और सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं वो किसी न किसी तरह जुगाड़ लगा कर इसे खरीद ही लेंगे, क्योंकि इन्हें तो अल्कोहल चाहिए ही चाहिए। तो इसे पाने के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है। वापस जापान पर आते हैं तो देखा जाए तो जापान में लगभग 1/3 पॉपुलेशन 65 साल से ज़्यादा की है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप जापान को बूढ़े लोगों का देश भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बूढ़े बहुत हैं। और ये लोग वो लोग हैं जो अब वर्क फोर्स से रिटायर हो चुके हैं, यानी कि अब ये लोग इकोनॉमी में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। और लगभग 12.5 करोड़ की आबादी में से अगर हम 4 करोड़ बूढ़े लोगों की संख्या निकाल दें तो जापान में लगभग 8.5 करोड़ लोग बचते हैं, और ये वर्क फोर्स में शामिल है। यानी कि जापान की टोटल पॉपुलेशन का 8.5 करोड़ लोग वर्क फोर्स में शामिल है। अगर आप जापान की इकोनॉमी देखोगे तो इकोनॉमी भारत से भी बड़ी है, और इसे संभालने के लिए जापान में यंग लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो मिल नहीं रही है। जापान की सरकार भी इस पर काफ़ी चिंता जता चुकी है, और यंग स्टाफ को कैसे भर्ती किया जाए उनके पास है ही नहीं। तो ऐसे में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है। ये लोग एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं, और इन्हें ठीक से आराम भी नहीं मिल पाता है, और ये अकेले रहते हैं, यानी कि इनकी फैमिली कोई साथ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। यानी कि जापान में लोग अगर जब काम करने लग जाते हैं ना तो परिवार से अलग हो जाते हैं, तो इससे जो है ना उनका सपोर्ट ख़त्म हो जाता है, और अधिक काम करने से जापानी जो लोग होते हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और ये जापान टाइम्स का आर्टिकल है, नंबर ऑफ सुसाइड इन जापान इंक्रीज 8000 ड्यू टू पेंडेमिक स्टडीज़ फाउंड। यानी कि पेंडेमिक में इन्होंने घर से काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस में फील होने लगे। और ये 17 अगस्त का ही आर्टिकल है, अभी का ही 2-3 दिन पहले का ही आर्टिकल है। और इसी वजह से जापान में सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ऐसे टाइम में जापान की सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब पीने को और ज़्यादा इंकरेज कर रही है। तो ऐसे में जापान को सुसाइड रेट और ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में शराब, तंबाकू, गुटखा या फिर कोई दूसरे जो नशीली चीज़ें हैं होते हैं उसके ऐड को बैन कर रखा है भारत ने, यानी कि सरकार इसे प्रमोट नहीं कर रही है। लेकिन जापान सरकार इसको प्रमोट कर रही है और बोल रही है कि आओ और पियो और हमारी इकोनॉमी को बढ़ाओ, जो आगे चलकर पता नहीं सोसाइटी पर इसका क्या असर होगा। और अगर हम जापान के टैक्स की बात करें तो 1980 के टाइम में जापान के टोटल टैक्स कलेक्शन का 5% अल्कोहल से आता था। यानी कि सरकार अगर 100 रुपये कमा रही है तो 5 रुपये उसको अल्कोहल बेच कर आ रहे हैं।
तो वहीं ये 2020 में घटकर 1.7% पर आ गया है। और 1995 जहाँ पर एक आदमी 100 लीटर शराब पी जाता था, तो वहीं 2020 में एक आदमी 75 लीटर शराब आसानी से पी जाता है, यानी कि बहुत कम हो गया। 25% जो है कंजम्पशन वो गिर चुका है। तो जापान के लोग पहले की तुलना में अब कम शराब पी रहे हैं। और अब बात करते हैं कि जापान शराब को क्यों प्रमोट कर रहा है। तो देखिए, जिस तरह से चाइना लगातार धमकी देता रहता है कि साउथ चाइना सी उसका है, और चाइना लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ा रहा है, एक्सपेंशनिज्म को बढ़ा रहा है और अपने पड़ोसियों को धमकी देता रहता है, तो ऐसे में जापान भी अपने आप को आने वाले एक्सटर्नल थ्रेट को देखते हुए खुद को तैयार कर रहा है। और ऊपर से उत्तर कोरिया भी लगातार आईसीबीएम जो होते हैं ना, मिसाइल, उनका परीक्षण करता रहता है, परमाणु परीक्षण कर लेता है, जिससे ना सिर्फ साउथ कोरिया को खतरा है बल्कि जापान को भी इससे ज़्यादा खतरा है। और इसके अलावा जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो पश्चिमी देशों के साथ साथ जापान ने भी बढ़ चढ़कर रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो ऐसे में रूस जापान से नाराज़ हो गया है और इन दोनों के बीच जो विवाद कुरिल आइलैंड के ऊपर था वो फिर से गर्म हो गया है। तो ऐसे में जापान को भी किसी भी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट के लिए खुद को तैयार करना होगा। तो इसके लिए बड़े फंड की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जो जंग होती है, युद्ध होते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं लड़े जाते, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार देख रही है कि हम कहाँ से टैक्स लगाकर रेवेन्यू बढ़ाएं और इसकी तैयारी कर सके। तो सरकार ने अल्कोहल पर ध्यान दिया और अब जापान की सरकार लोगों को एंकरेज कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल पियो और सरकार को रेवेन्यू बढ़ाओ। अब देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या होता है, क्या सोसाइटी पर इसका असर पड़ता है। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका जो भी सवाल है, जो भी सुझाव है, जो भी कमेंट करनी है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।